हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको पीएमएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है फार्माकोथेरापेटिक के चैप्टर नंबर 14 का। अगर आपने फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारी बातें हम लोग छोड़ देंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लाइक अनप्लीजेंट और uncomfortable that occurs in women typically days before or during menstruation in women। कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये क्या है? बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप है, यानी बहुत सारी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिख सकते हैं औरतों के अंदर, और वो भी ख़ास तौर से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या उससे पहले। जैसे कि अनप्लीजेंट यानी मूड अच्छा नहीं लग रहा, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, कहते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अनप्लीजेंट आदमी फील करता है, ऐसे अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, दर्द सा हो रहा है, क्रैम्प सा हो रहा है। समझ में आ रही बात? कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, उल्टी जैसा हो रहा है। तो ये जो मतलब एक कंडीशन होती है मेंस्ट्रुएशन से पहले, तो उस कंडीशन को, या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें अब कई सारे सिम्टम्स आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, पीएमएस। इसको याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म। और ये क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि उस वक्त में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस वक्त में थोड़ा सा मूड वगैरह डिस्टर्ब होता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। जो असल एग्जैक्ट कॉज है वो मालूम नहीं है। इट इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक चेंजेस इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है या जो ओवुलेशन का टाइम होता है, तो उस वक्त में बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है। तो स्मोकिंग हो गया, जैसे स्ट्रेस हो गया, आदमी पूरी तरीके से सो नहीं रहा, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। ऐसे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कंजप्शन कर रहा है कोई अल्कोहल का या नमक का या शुगर का, तो ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। लेकिन असल क्या है, जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? लेटेस्ट स्टडी ये बताती हैं कि जो ओवेरियन सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, या आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनके लेवल में कुछ चेंजिंग आती है, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, जो कि पीएमएस इंड्यूस करता है। ठीक है, दीज हार्मोन्स इजिली पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर देते हैं और हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि एमिगडाला हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, यहाँ पे इनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी ये वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड भी कर सकते हैं। ठीक, जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, फिर वहाँ पे दो सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। एक है एलोप्रेग्नानोलोन और दूसरा है प्रेग्नानोलोन। तो ये दो सब्सटेंस वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जाके एमिगडाला और हाइपोथैलेमस के अंदर जो इनके रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे जब जाके वो बाइंड करते हैं उनके साथ में। ठीक है, और अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो फिर ये एंजियोलाइटिक और सिडेटिव और एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोलाइटिक मतलब जो एंजाइटी को ख़त्म कर दे, ठीक है। ऐसे ही सिडेटिव इफेक्ट लाते हैं, यानी आदमी को थोड़ी सी नींद वगैरह सी आएगी, आदमी एग्रेसिव हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसके अंदर चिड़चिड़ापन सा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करेंगी। ऐसे ही एनेस्थेटिक इफेक्ट भी रखती हैं ये, ठीक है, अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और अगर इनका कंसंट्रेशन लो होता है, यानी क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन समझिए जाके इनसे बाइंड नहीं कर पा रहे, तो ये बन नहीं पा रहे हैं। जब इनका कंसंट्रेशन लो होता है तो फिर ये क्या है, एंजाइटी कॉज करते हैं, अनप्लीजेंट मूड कॉज करते हैं और एग्रीशन कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका पैथोजेनेसिस हो गया कि मान लीजिए इनका ये क्या कहते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाए, या उनके अंदर कमी आ गई, ठीक है, उनके लेवल में कमी आई, वो अपना जाके वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाए, फिर वहाँ से जो फिर दो ये सब्सटेंस जो बनते हैं वो बन नहीं पाए, ठीक। और जब वो नहीं बन पाएंगे तो फिर एंजाइटी होगी, उसकी वजह से अनप्लीजेंट मूड होता है, यानी अच्छा से नहीं लगेगा, मूड डिस्टर्ब सा रहेगा, और आदमी के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन भी आ सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो डिप्रेशन होगा आदमी को उसमें,
ठीक है ना। आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी हो सकती है और एग्रेशन हो सकता है। ऐसे ही ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग मतलब ये होता है जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है उसके अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, यानी फ्लूइड वहाँ पे जमा हो सकता है, गैस जमा हो सकता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भारी भारी सा एक भारी भारी पना सा आदमी फील करता है। ठीक है। ऐसे ही हेडेक हो सकता है, ऐसी हार्ट रेट बढ़ सकता है, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो सकता है, तो चक्कर सा आ सकता है और नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती हैं। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, तो इसमें क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किनके लिए, यहाँ पे बात ही वुमेन्स की चल रही है, तो ये सारी बातें उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है। दूसरा क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेस वगैरह अगर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उसको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ऐसे ही कंजप्शन ऑफ साल्ट, कैफीन एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइड, और साल्ट कम से कम मतलब खाएं। ऐसी कैफीन जैसे चाय वगैरह चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी क्या पीने वाली चीज़ें आती हैं जिसमें कैफीन होता है, तो उससे बचना चाहिए। अल्कोहल से भी बचना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं देंगे हम लोग, SSRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इसमें देंगे। ठीक है। मूड को फ्रेश करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, उसका एग्जांपल फ्लूओक्सेटिन हो गया, पैरोक्सेटिन हो गया, सिट्रलिन हो गया। ऐसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, दर्द वगैरह को कम करने के लिए, हेडेक है। ठीक। ऐसे क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स वगैरह भी देते हैं इसमें। ये उस वक्त देते हैं जब मतलब जब ब्लॉटिंग हो रहा है तब। ठीक है ना। स्पाइरोलेक्टोन ये क्या एक तरीके से पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, तो इसको देते हैं जब मतलब बॉडी फ्लूइड जमा हो गया है या साल्ट ज़्यादा हो रहा है और ब्लॉटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में इसको देते हैं। ऐसे ही हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं। ये क्या करती है, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है। तरीके से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है जो ओवुलेशन की वजह से होता है ख़ासतौर से, तो वो क्या होता है, रुक जाता है, उसके सिम्टम्स रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसी के साथ में आपका जो ये सिलेबस है फार्माकोथेरापेटिक वो भी कंप्लीट हो रहा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये पूरा जो आपका सफ़र रहा है फार्माकोथेरापेटिक पढ़ने का वो कैसा रहा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। और इसी के साथ में कि आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे। आपसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछें कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस SR फार्मेसी के बारे में उनको इन्फॉर्म करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी बताएं जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं, ख़ासतौर से डिप्लोमा से जो रिलेटेड हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर आपको PDF चाहिए तो क्या कहते हैं 7 चैप्टर तक तो मैंने दे ही रखा है, आपको टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मतलब पूरे सिलेबस का PDF चाहिए तो आप 100 रुपीज़ मेरे नंबर पे पे करिए, आपको पूरे सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें तो ठीक है, चूँकि ये जो चैप्टर था आपका 14वां चैप्टर, ये क्या था, वुमेन के हेल्थ से रिलेटेड था। तो इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब फीमेल के साथ थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं। वो ये कि जब मतलब ब्लीडिंग का टाइम हो, जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम हो, तो उस टाइम पे उनके साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त में उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। समझ रहे हैं ना, आपने पढ़ा होगा ये सारा, तो देखते हैं कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उनका मूड फ्रेश नहीं रहता है। तो इसलिए आपको भी अपनी ख्वाहिश को थोड़ा दबाना चाहिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।